गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार झा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं फिर से आप लोगों के लिए कक्षा 12 के समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 2 का भाग 2। और इसके अंतर्गत आज हम कल जहां पे चर्चा की कल हमारी जहां पे चर्चा रुकी थी उससे आगे की चर्चा करेंगे। एक बार पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमने कल के वीडियो लेक्चर में क्या क्या देखा था। तो हमने ये देखा था कि उत्पादन के प्रवाह के ऊपर हमने विचार किया था। इसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि वस्तु का कोई भी जो आउटपुट होता है, निर्गत होता है, उसको बेचने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई भी अगर कुछ भी उत्पादन करता है तो उसको बेचने के लिए ही उसका उत्पादन होता है। जैसे कि कह सकते हो कि एक पिन से लेके वायुयान, ऑटोमोबाइल, ये सब सारी चीज़ें, या फिर सेवाओं के अंतर्गत डॉक्टर, वकील और वित्तीय सलाहकार की सेवाएं, ये सब भी बेचने के लिए ही होता है। अब इस आधार पे हमने बात की थी कि ऐसी कुछ वस्तुएं होती है जो कि बीच में भी प्रयोग की जाती है, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह फिर उसका रूपांतर किया जाता है, फिर उसके बाद जो है ना उसको परिवर्तित किया जाता है। तो इसी के तहत हमने ये भी जाना इसी के अंतर्गत हमने ये भी जाना था वस्तु के ऐसी मद या प्रकार जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा होता है तथा जिन्हें पुनः उत्पादन प्रक्रम के किसी चरण से गुजरना नहीं पड़ता है अथवा जिनमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अंतिम वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद हमने ये जाना था कि जैसे कि कोई भी एक ही वस्तु एक जगह पे अंतिम वस्तुएं होती है जबकि दूसरी जगह पे वो अंतिम वस्तु नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम चाय की पत्ती किसी दुकान से खरीदते हैं तो वो हमारे लिए अंतिम वस्तु है, लेकिन अगर वही चीज़ कोई चाय की दुकान वाला खरीदता है तो वहाँ पे वो उसके लिए अंतिम वस्तु नहीं है। अब इसके बाद हमने ये भी जाना कि अंतिम वस्तु को दो भागों में बांटा गया है, उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो कि अल्पकालिक यानी कि थोड़े समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और जो पूंजीगत वस्तु होते हैं जो कि एक लंबे समय के लिए, यानी कि जैसे कपड़ा और खाना है, इसके अलावा वो लंबे समय तक रहता है लेकिन उसकी टूट फूट, मरम्मत इत्यादि की जाती है। अब बात आती है कि टिकाऊ प्रकृति की वस्तुएं जो होती है, टिकाऊ प्रकृति की वस्तुएं के बारे में हमने जाना था। और उसके साथ साथ हमने उपभोक्ता वस्तु को दो भागों में बांटा जा सकता है, ये भी जाना कि एक टिकाऊ वस्तुएं और दूसरी है गैर टिकाऊ वस्तुएं। उसके अंतर्गत टिकाऊ वस्तुएं की हमने बात की कि उपयोग जीवन काल जिसका ज़्यादा होता है, आहार और वस्तुओं की अपेक्षा जिसका लंबा समय तक रखा जाता है, और इसके टूट फूट, मरम्मत इत्यादि में इसके खर्चे होते हैं, इसलिए इन वस्तुओं को क्या कहते हैं, हम टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। यहाँ तक कि हमने हमारे कल की वीडियो में हमने बात की थी। अब आज की वीडियो में इससे आगे की बात करते हैं। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में एक ही दी हुई कालावधि मतलब समय का अंतराल, समय की अवधि में उत्पादित सारी अंतिम वस्तुएं या सेवाओं पर यदि हम विचार करें तो वे या तो उपभोग की वस्तुएं होती है, यानी टिकाऊ या गैर टिकाऊ के रूप में होती है, या पूंजीगत वस्तु के रूप में होती है। अंतिम वस्तुओं में आर्थिक प्रक्रम के अंतर्गत पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता है। अंतिम वस्तुओं में अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन के लिए एक बड़ी मात्रा में अंतिम उपभोग के रूप में समाप्त होती है, और यह पूंजीगत वस्तुएं भी नहीं है। इन वस्तुओं का उपभोग अन्य उत्पादक लागत सामग्री के रूप में करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल निर्माण में। अब देखिए, कुल उत्पादन की एक बड़ी मात्रा की जब बात हो रही है, अंतिम उपभोग के रूप में समाप्त नहीं होता है।
और ये पूंजीगत वस्तु भी नहीं है, यानी पूंजी के रूप में भी इसे इकट्ठा नहीं किया जाता है। इन वस्तुओं का उपयोग अन्य उत्पादक लागत सामग्री के रूप में करते हैं, लागत के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जो ऑटोमोबाइल है, यानी कार वगैरह जो है, कार के निर्माण में इस्पात की चादर यानी कि स्टील की जो सीट होती है उसका उपयोग, या फिर उसका उपयोग जो है ना हम किस लिए करते हैं, या तो बर्तन बनाने के लिए या तांबे का बनाने के लिए, या कार वगैरह की क्या जो है ना की सीट वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चूंकि ये किसी और वस्तु के उपयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं, जो प्रायः अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल या आगत यानी कि इनपुट के रूप में प्रयोग होता है। इसलिए यह अंतिम वस्तुएं नहीं है, मध्यवर्ती वस्तुएं। अब अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समान प्रवाह के संदर्भ में विभक्त जानकारी के लिए हमें अर्थव्यवस्था में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं के समान स्तर के परिमाणात्मक माप की आवश्यकता होती है। परिमाणात्मक मतलब परिमाण का मतलब ये होता है कि वजन के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार उसके करना पड़ता है। हालांकि परिमाणात्मक आकलन को प्राप्त करने के क्रम में अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की माप के लिए यह स्पष्ट है कि हमें सामान्य मापदंड की आवश्यकता होगी। सामान्य मापदंड कहे तो जनरल मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे कपड़े के लिए हम मीटर कपड़े को नापते हैं, चावल को हम मीटर में नहीं नाप सकते, उसको टन में या किलोग्राम में नापते हैं। वैसे ही ऑटोमोबाइल या मशीन की गिनती हम करते हैं, उसको टन में नहीं नाप के हम बेच सकते हैं। इसलिए एक सामान्य माप के पैमाने के लिए मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा यानी कि करेंसी का प्रयोग होता है। क्योंकि इनमें से प्रत्येक वस्तु का उत्पादन विक्रय के उद्देश्य से यानी कि सेल करने के पर्पज से किया जाता है, इसलिए इन विभिन्न वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य के कुल योग से अंतिम निर्गत यानी कि अंतिम आउटपुट की मात्रा प्राप्त होती है। लेकिन हम केवल अंतिम वस्तु का मूल्यांकन करते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि हम केवल अंतिम वस्तु का मूल्यांकन क्यों करते हैं। अब देखिए, जैसे कि उदाहरण के लिए अब आटा, चीनी वगैरह का अगर हम देखें, उसके रेट का देखें कितना रेट लगा, ये लगा, उसके बजाय अगर हम बिस्कुट की ही रेट अगर प्राप्त करें, बिस्कुट के रेट को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए अगर हम उसमें जो भी घटक हैं यानी कि इंग्रेडिएंट्स हैं उसका अलग अलग अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो क्या होगा कि जाना हमारा समय और कंफ्यूजन दोनों ही क्रिएट होगा। समय खराब होगा और कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा। निश्चित रूप से मध्यवर्ती वस्तु किसी उत्पादन प्रक्रम की आगत है यानी कि इनपुट है, और इन वस्तुओं के उत्पादन में मानव शक्ति और पूंजी स्टॉक का एक महत्वपूर्ण भाग शामिल होता है। क्योंकि हम निर्गत के मूल्य का उपयोग करते हैं, निर्गत यानी कि आउटपुट के मूल्य का उपयोग करते हैं, जो हमारा बन के तैयार वस्तु होती है उसका उपयोग करते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी शामिल होता है। अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी शामिल होता है। इसलिए मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें प्रयोग नहीं की जाती है। अलग से उनकी गणना करने पर दोबारा गणना करने से बचा जा सकता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं पर विचार करने से कुल आर्थिक क्रियाकलाप का पूरा विवरण प्राप्त हो सकता है, यानी कि पूरा डिटेल प्राप्त होता है कि आखिर वो कैसे हुआ। फिर भी हम गणना करने से आर्थिक क्रियाकलाप का अंतिम मूल्य अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात हो जाएगी, यानी किसी बात को आसानी से कहने के बजाय हम उसको बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं।
इस स्तर पर स्टॉक और प्रवाह की संकल्पना का परिचय प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। स्टॉक और प्रवाह, ये हम लोग सुनते हैं कि किसी व्यक्ति का औसत वेतन 10,000 रुपये या इस्पात उद्योग यानी कि स्टील इंडस्ट्रीज का निर्गत यानी कि आउटपुट इतने टन है, यानी कि 100 टन, 200 टन या 500 टन, ऐसे हम सुनते हैं, या इतने रुपए का है। यह कथन अधूरा है क्योंकि ये क्लियर नहीं है। जैसे आमदनी की बात कही गई है वो वार्षिक है, मासिक है या दैनिक है, ये पता ही नहीं चल रहा है। भाई 10,000 रुपये वेतन है तो वो मासिक वेतन है या दैनिक वेतन है या वार्षिक वेतन है, क्या कहाँ पता चल रहा है। या इस्पात उद्योग का हम कह देते हैं आउटपुट 100 टन है, तो 100 टन महीने का होता है या दिन का होता है या साल का होता है, ये क्लियर नहीं है। और इससे अवश्य ही एक बड़ी भिन्नता ये उत्पन्न होती है। कभी कभी जब संदर्भ परिचित हो तो हम कल्पना करते हैं कि कालावधि यानी कि समय के अंतराल ज्ञात है, इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया जाता है। अब जैसे कि मान लो कि 1 साल का यानी कि वार्षिक लेखा जोखा अगर ऊपर में लिखा हुआ है तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि जो भी चीज़ यहाँ पे दी गई है वो 1 साल का दिया हुआ है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है तो ऐसे कथन अर्थहीन होते हैं। अतः आय अथवा निर्गत या लाभ ऐसी संकल्पना है जिससे तभी अर्थ निकलता है जब अवधि यानी कि समय निर्धारित हो, और इनको प्रवाह कहते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? प्रवाह कहा जाता है, फ्लो कहते हैं हम इनको प्रवाह कहते हैं। प्रवाह क्यों कहते हैं? ये एक समय अवधि के लिए होते हैं। यानी कि प्रश्न आता है कि प्रवाह किसे कहते हैं? तो एक समय अवधि के दौरान, एक निश्चित समय अवधि के दौरान जो निर्गत का मूल्य होता है या मूल्य या उसका परिमाण जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रवाह कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें इनके परिमाणात्मक माप प्राप्त करने के लिए एक समय अवधि अंकित करनी पड़ती है। ठीक है, चूंकि किसी अर्थव्यवस्था में अधिकांश लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग कार्य वार्षिक होते हैं, इसलिए इनमें से अधिकांश को वार्षिक रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे वार्षिक लाभ या उत्पादन। प्रवाह को एक समय अवधि के लिए परिभाषित किया जाता है। इसके विपरीत अंकित समयावधि यानी कि जो समय अवधि दी गई है में एक बार उत्पादित पूंजीगत वस्तुएं अथवा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में न तो टूट फूट होती है न ही उनका उपभोग होता है। वास्तव में पूंजीगत वस्तु हमें उत्पादन के विभिन्न चक्रों में सेवाएं प्रदान करती है। विभिन्न चक्र यानी कि उसके जब शुरुआती चक्र होते हैं, फिर माध्यमिक चक्र होता है, अंतिम चक्र होता है। तो इस चक्र में क्या होता है? सेवाएं प्रदान करती है पूंजीगत वस्तुएं, यानी कि हमें उसका उपयोग करते हैं। जैसे फैक्ट्री के भवन और मशीन विशिष्ट समय अवधि से असंबद्ध हो जाते हैं, एक विशेष समय अवधि। अगर किसी नई मशीन को शामिल किया जाता है तब उसमें सम्मिलन अथवा कमी हो सकती है। यानी कि जब नई मशीन को हमने शामिल किया तो वो उसमें बढ़ गया, या मशीन अनुपयोगी होती है तथा उसे बदला जाता है, इसे स्टॉक कहते हैं। जैसे स्टॉक को अगर हम इस दूसरे तरीके से समझे, मान लीजिए कि आपके पास किसी कंपनी के पास 10 मशीनें थी। अब 10 मशीनें थी और अगले महीने यानी कि उसका अभी का स्टॉक क्या है? 10 का है। और अगले साल वो क्या करता है कि 5 मशीनें और ले लेता है, तो अब उसका स्टॉक हो गया 15 का, यानी कि पूंजीगत वस्तु का स्टॉक हो गया 15 का। स्टॉक को परिभाषित किसी निश्चित समय पर की जाती है, किंतु हम एक निर्धारित समय अवधि में स्टॉक में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे इस वर्ष कितनी नई मशीनें शामिल की गई, अतः स्टॉक में मान लीजिए इस वर्ष से अगर 5 नई मशीनें शामिल हो गई तो स्टॉक में वृद्धि हो गई 5 मशीनों की। अतः स्टॉक में इस प्रकार के परिवर्तन प्रवाह है
जिनका मूल्यांकन एक निर्देशित समय में किया जाता है। स्टॉक में इस तरह का यानी कि 5 मशीनों का, जैसे कि 10 मशीनें थी, जैसे 10 मशीनें थी और 5 मशीन और इसमें प्लस कर दिया गया, तो ये 5 जो है ना, ये 5 मशीन का प्रवाह हुआ है। यानी कि 10 मशीनें तो स्टॉक में हमारे पास थी और 5 मशीन इसमें शामिल कर दिया गया। मान लेते हैं कि इस 10 ये 10 मशीन जो है हमारा, इसमें से 2 मशीन खराब हो चुकी है या आउटडेटेड हो चुकी है। तो अब हमारे पास टोटल मशीन बचा है 13, मशीन बची है 13। ये क्या है? प्रवाह है। कोई खास मशीन अनेक वर्षों तक यदि टूट फूट न हो तो पूंजी स्टॉक का हिस्सा हो सकती है, लेकिन वह मशीन पूंजी स्टॉक में शामिल नई मशीन के प्रवाह का केवल 1 वर्ष के लिए हिस्सा हो सकती है। 1 साल के लिए ही शामिल किया जाता है। स्टॉक परिवर्तनों और प्रवाह परिवर्तनों के बीच, स्टॉक परिवर्तन यानी कि जो बढ़ने, स्टॉक में जो परिवर्तन हुआ और प्रवाह में जो बढ़ोतरी हुई, या स्टॉक में जो बढ़ोतरी हुई और प्रवाह में मतलब फ्लुएंसी में जो परिवर्तन, बढ़े हुए परिवर्तन हुआ, तो उसके बीच अंतर को समझने के लिए मान लीजिए कि एक नल किसी हौज को, किसी नल से हौज को भरा जा रहा है। हौज यानी कि टंकी मान लो, नल से प्रति मिनट जितना पानी हौज में भरा जा रहा है, यानी कि उस टंकी में भरी जा रही है, वह प्रवाह है। यानी कि प्रति मिनट, ये हर मिनट में जितना पानी भरा जा रहा है वो क्या है? प्रवाह है। लेकिन जितना पानी टैंक में किसी विशेष समय में उपलब्ध है, जैसे मान लीजिए कि सुबह के समय में उसमें 100 लीटर पानी है, तो 100 लीटर पानी है तो वो उसका स्टॉक हो गया। और प्रति मिनट के हिसाब से अगर मान लेते हैं हम कि 50 लीटर पानी प्रति मिनट के रफ्तार से उसमें जा रहा है, तो 50 लीटर क्या हो गया? उसका प्रवाह हो गया। हम अंतिम निर्गत के माप की चर्चा करते हैं। हमारे अंतिम निर्गत का हिस्सा पूंजीगत वस्तुएं होती है, जिसमें अर्थव्यवस्था के सकल निवेश की रचना होती है। अब अर्थव्यवस्था की बात की जाती है तो अर्थशास्त्रियों ने, यहाँ पे देख लेते हैं तेरा, यहाँ पे ये, तो अर्थशास्त्रियों ने निवेश को इस तरह से परिभाषित किया है कि इसे निवेश के समान अभिप्राय के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसे मुद्रा के द्वारा भौतिक तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद को प्रयोग में लाया जाता है। अतएव इसलिए निवेश शब्द का प्रयोग शेयरों अथवा परिसंपत्तियों की खरीद अथवा यहाँ तक बिना नीति के संबंध में भी, जैसा कि अर्थशास्त्री निवेश को परिभाषित करते हैं, इसका कोई संबंध नहीं है। हमारे लिए निवेश सदैव पूंजी निर्माण है। पूंजीगत स्टॉक में सकल अथवा निवल सम्मिलन, इनमें मशीनें, औजार और उपकरण, भवन, कार्यालय का स्थान, गोदाम या आधारभूत संरचना जैसे सड़क, सेतु, हवाई अड्डा या घाट आदि हो सकते हैं। किंतु एक वर्ष में उत्पादित सारी पूंजीगत वस्तुओं से पूर्व से विद्यमान, यानी कि पहले से जो पाए जाते हैं पूंजी स्टॉक में, अतिरिक्त वृद्धि नहीं होती है। पूंजीगत वस्तुओं के वर्तमान निर्गत का एक महत्वपूर्ण, वर्तमान में जो उसका आउटपुट है, महत्वपूर्ण अंश विद्यमान पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक के अंश के रख रखाव और प्रतिस्थापन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन, एक जगह से दूसरी जगह में चला जाता है। यही कारण है कि पूर्व से विद्यमान यानी कि पहले से पाए गए पूंजी स्टॉक में टूट फूट होती है और उसके रख रखाव एवं प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। इस वर्ष उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं का एक हिस्सा विद्यमान पूंजीगत वस्तुओं के प्रतिस्थापन में चला जाता है और इससे पूंजीगत वस्तुओं के पहले से विद्यमान स्टॉक में कोई अभिवृद्धि नहीं होती है और इसके मूल्य को निवल निवेश के माप को प्राप्त करने के लिए सकल निवेश से घटाने की आवश्यकता होती है। पूंजीगत वस्तुओं में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पूंजीगत वस्तुओं की
पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत, पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट-फूट, पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट-फूट या समायोजन, समायोजन यानी कि उसको ठीक-ठाक करना और इसका रिपेयरिंग, समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप, लोप मतलब उसमें जो नुकसान होते रहता है, उसमें जो घाटा होते रहता है, उसी को क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं, यानी कि वो घिसना, उसका एक तरीके से घिसना। अब जैसे कि कोई मशीन है, मशीन खरीद के लाए, कोई कंपनी लाई, तो उस मशीन में क्या होता है कि वो मशीन जब चलती है तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, घिसाव आता है, और घिसाव आने के क्रम में क्या होता है कि उसमें कुछ न कुछ उसकी कीमत में कमी आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, साधारण अर्थ में मूल्य ह्रास कहते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इससे आगे। तब तक के लिए शुक्रिया, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आप लोगों से फिर से अनुरोध कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।